इंग्लिश इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तमाम भाषाओं की तरह इंग्लिश को भी हम वैसे ही सीख सकते हैं जैसे किसी भी दूसरी भाषा को सीखा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। तो लैंग्वेज बनी है कैसे? लैंग्वेज साउंड से बनती है। वही साउंड आगे चलकर रिप्रेजेंट करने होते हैं हमारे लेटर से। इंग्लिश में उन्हीं लेटर्स को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। अभी समझते हैं लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसकी मदद से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। तो इस प्रोसेस को अगर सीखें तो यहाँ पर दो मीडियम काम में आते हैं। पहला मीडियम होता है ओरल मीडियम, जिसको हम मौखिक कहते हैं। दूसरा मीडियम होता है लिखित मीडियम, जिसको हम रिटन मीडियम कहते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं ओरल मीडियम की, तो दरअसल यहाँ पर दो शब्द होते हैं जिनको हमें गौर करना होता है। पहला शब्द होता है ओरल, इसका मतलब है आपके मुंह से जुड़ी हुई सेंसेशन, यानी आपकी आवाज। दूसरा होता है शब्द यहाँ पर ऑरल, जिसका मतलब होता है आपको सुनाई देने वाली सेंसेशन, मतलब आपको सुनने की क्षमता से जुड़ी हुई सेंसेशन। तो जब आप ओरल ऑरल शब्दों का इस्तेमाल करें तब इन बातों का जरूर ख्याल रखें। इसके बाद जो याद रखने वाली बात है कि जब हम लिखित मीडियम में लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें वहां पर साउंड को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। जिन चिन्हों को या जिन निशानों को हम यहाँ पर अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है वॉवल्स, दूसरी होती है कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स में ए ई आई ओ यू आते हैं और कॉन्सोनेंट्स में बाकी तमाम बचे हुए सारे लेटर्स आ जाते हैं। इस चीज को जल्दी से एक बार फिर से देखते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज साउंड का ही एक रिप्रेजेंटेशन होती है। साउंड को हम यहाँ पर इंग्लिश में 26 निशानों से या 26 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स ए ई आई ओ यू है और इनको छोड़कर बाकी तमाम लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जब हम इन लेटर्स को आपस में मिलाते हैं तो क्या चीज फॉर्म होती है? वर्ड। वर्ड दो तरीके के होते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला वर्ड वो है जिसकी मीनिंग निकली है और दूसरा वर्ड वो है जिसकी मीनिंग नहीं निकली है। तो सही कौन सा वर्ड माना जाएगा? जो मीनिंगफुल होगा। तो यहाँ पर आप वर्ड की डेफिनेशन देखेंगे तो समझ पाएंगे। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स ही वर्ड कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझने की कोशिश करें तो CAT क्या, यहाँ पर CAT इन तीनों टर्म्स को अगर हम लेटर्स को अगर बदल के देखें तो अगर आप TCA लिख देते हैं, सेम लेटर्स हैं, लेकिन इनका क्या मीनिंग अब सेम है? नहीं। तो वर्ड की सेम मीनिंग निकालने के लिए या सही मीनिंग निकालने के लिए जरूरी होता है कि उनका जो कलेक्शन है, जो अरेंजमेंट है, वो कैसा हो, पूरी तरीके से प्रॉपर होना चाहिए। वर्ड के बाद जो फर्दर हमारे लिए नया टर्म देखना है वो है स्लेबल। स्लेबल किसी भी प्रोनाउंसिएशन का, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, जब आप किसी शब्द को बोलते हैं तो उस बोलने को हिंदी में उच्चारण और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। तो स्लेबल किसी भी प्रोनाउंसिएशन का वो हिस्सा होता है या वो टुकड़ा होता है जिसमें किसी वॉवल की कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन निकलती है। उदाहरण से देखिएगा, एग्जांपल से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है वाटर। वाटर में हम यहाँ पर देख सकते हैं दो सिलेबल है। पहला सिलेबल है W और A से बनने वाला, जिसको हम वॉवल निकल रहे हैं। दूसरा है टर। तीसरा देखिएगा इन्फर्नो, इसमें 3 सिलेबल है, इन फर नो। बायो में 2 सिलेबल है, बाय और ओ। इसके अलावा डॉग में एक ही सिलेबल है जो कि खुद पूरा वर्ड है डॉग। वर्ड्स को समझने के लिए हमें एक टर्म और समझना है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं क्या? अफिक्सेस। अफिक्सेस ऐसे शब्द होते हैं, गौर से सुनिएगा अफिक्सेस क्या है। अफिक्सेस ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वर्ड के साथ जुड़कर उसकी मीनिंग चेंज कर देते हैं। इनकी खुद की तो कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उनकी मीनिंग चेंज कर देते हैं। अफिक्सेस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं यहाँ पर। पहली कैटेगरी है प्रीफिक्स, दूसरी कैटेगरी है सफिक्स। जिस तरीके से हम हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स वर्ड के पहले आते हैं, सफिक्स वर्ड के बाद आते हैं। प्रीफिक्स के एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे तो देख सकते हैं इम्प्योर। इम्प्योर में जो प्योर है, इम्प्योर में जो प्योर है वो कहलाता है रूट वर्ड। रूट वर्ड दरअसल ऐसे वर्ड को कहा जाता है जिसके साथ प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्योर क्या हो जाएगा? रूट वर्ड। और इम चूंकि आगे लगने वाला अफिक्स है, इसलिए हम इसको किस नाम से जानेंगे? प्रीफिक्स के नाम से। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं फ्रेंडली। फ्रेंडली में देखेंगे तो फ्रेंड क्या हो जाएगा हमारा? रूट वर्ड। और एल वाई यानी ली क्या हो जाएगा हमारा? बाद में आने वाला। बाद में आने वाला अफिक्स क्या कहलाता है? सफिक्स। अगला वर्ड देखिए लाफ्टर। लाफ्टर में लाफ क्या हो जाएगा? रूट वर्ड। और टर क्या हो जाएगा? सफिक्स। इम्पॉसिबल में इम हो जाएगा प्रीफिक्स, पॉसिबल हो जाएगा रूट वर्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अगला वर्ड है इम्पेयरमेंट, इसमें
सफिक्स भी और प्रीफिक्स भी। तो ऐसी कोई गलतफहमी नहीं रखिएगा कि एक वर्ड में एक ही सफिक्स या सिर्फ एक ही प्रीफिक्स हो सकता है। एक वर्ड में सफिक्स भी हो सकता है और प्रीफिक्स भी हो सकता है। जैसे कि इम्पेयरमेंट में इम प्रीफिक्स है और मेंट सफिक्स है, और बीच में जो वर्ड आ रहा है पेयर, ये रूट वर्ड। तो रूट वर्ड को अगर आप ध्यान से समझ गए होंगे वैसे कि रूट वर्ड हमारा वो शब्द होता है जिसमें या तो सफिक्स जोड़ा जाता है या फिर जिसमें प्रीफिक्स जोड़ा जाता है, और सफिक्स या प्रीफिक्स के जुड़ने के बाद रूट वर्ड का जो जेन्युइन मीनिंग होता है, जो मौलिक मतलब हुआ करता है, वो बदल जाता है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, प्योर यहाँ पर रूट वर्ड हुआ करता था, प्योर का मतलब होता है शुद्ध। इसमें एक दूसरा वर्ड जोड़ा गया जिसको हमने यहाँ पर प्रीफिक्स बोला, जो कि क्या था, इम। इम के जुड़ने से प्योर जिसका मतलब शुद्ध होता था, इम्प्योर बन गया जिसका मतलब क्या होता है, अशुद्ध। तो अगर आपसे कोई पूछे अफिक्स क्या है, तो आप सिंपल लफ्जों में कह सकते हैं अफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी खुद की तो कोई मीनिंग नहीं होती है। बताइए होती है क्या? इम का कोई मतलब होता है, दिस का कोई मतलब होता है, नहीं होता। अफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी खुद की तो कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर उनकी मीनिंग में परिवर्तन कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको। अगला वर्ड आया हमारे पास फ्रेज। समझिएगा, लेटर्स को जोड़कर हमने क्या बनाया, वर्ड। वर्ड के हमने टुकड़े देख लिए सिलेबल्स में। आगे हमने देखा कि वर्ड को हम और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, उसमें रूट होता है, उसमें प्रीफिक्स होता है, उसमें सफिक्स होता है। अब हम अगर वर्ड को अरेंज करना शुरू करेंगे तो क्या बनेगा? हमने बचपन से एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी हुई होती है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अब जरा गौर से देखिए, शब्दों के दो तरीके से समूह बन सकते हैं। शब्दों का एक समूह बनेगा जिसका अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब अर्थ निकलने का है कि उसका प्रॉपर सेंस नहीं निकलेगा, और एक शब्दों का एक ऐसा समूह बनेगा जिसका प्रॉपर सेंस निकलेगा। उदाहरण से समझिएगा, यहां पर लिखा हुआ है फ्रेज की डेफिनेशन में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का ऐसा समूह जिसकी पूरी मीनिंग ना निकलती हो। एग्जाम्पल देखिए, ही इज, वो है, क्या बात पूरी हो रही है, वो है, क्या है वो, बात अधूरी है। दूसरा सा एग्जाम्पल देखिए, अ बंच ऑफ, बंच का मतलब गुच्छा, अ बंच ऑफ, एक गुच्छा, अरे काय का एक गुच्छा, बात कैसी रह जा रही है, अधूरी। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका मायने अधूरे रह जाए, जिसकी मीनिंग अधूरी रह जाए, ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। अब इसी में क्या करते हैं हम, थोड़ा सा अर्थ डाल देते हैं, मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूरी तरीके से निकलता हो और शब्दों का अरेंजमेंट भी प्रॉपरली हो। गौर कीजिएगा, सेंटेंस तभी सही बनेगा जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ बना हुआ हो। अगर वर्ड्स प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ नहीं होंगे तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। एग्जाम्पल से देखेंगे, इज नेम विकास माइन, इसमें वो सारे वर्ड हैं जो एक प्रॉपर सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन वो वेल अरेंज्ड नहीं है। नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, माइन एम इज विकास, इस सेंटेंस में सारे वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, इसलिए सेंटेंस है। इससे आप समझ चुके होंगे कि सेंटेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अगर किसी वाक्य को बनना है तो उसके मायने सही सही निकलने के लिए जरूरी है कि शब्दों का अरेंजमेंट भी उसमें पूरी तरीके से सही हो। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं जो कुछ भी देखा है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक साउंड की रिप्रेजेंटेशन से बनती है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 26 लेटर की जरूरत पड़ती है इंग्लिश में, जिन्हें हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। अल्फाबेट को हमने वोवेल्स और कॉन्सोनेंट में डिवाइड किया है। लैंग्वेज में इन वर्ड्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड लेटर्स का अरेंजमेंट होता है, और एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका मीनिंग निकले, मतलब अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। उसके बाद हमने सिलेबल जाना, उसके बाद हमने देखा कि अफिक्सेस कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी खुद की तो कोई मीनिंग नहीं होती है, मतलब ये मीनिंग की तरफ से कैसे रहते हैं, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, लेकिन ये दूसरे वर्ड्स के साथ जुड़कर आगे या पीछे, आगे जुड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे, प्रीफिक्स, और पीछे जुड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे, सफिक्स। उनके साथ जुड़कर उन्हीं की मीनिंग को पूरी तरीके से बदल देते हैं। फिर हमने जाना अफिक्सेस जिन वर्ड्स के साथ जाकर जुड़ते हैं उन वर्ड को हम किस नाम से जानते हैं, रूट। और फिर हमने जाना फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम कैसे समझेंगे। तो हैव योर टाइम और आप इस सबको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो 3 मेजर पार्ट होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। गौर कीजिएगा, लिखा होता है BERB यानी वर्ब, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, वर्ब। इसका सही प्रोनाउंसिएशन वर्ब है। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो काम कर रहा होता है। वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर जिसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर जिसके ऊपर काम कर रही होती है या जो काम कर रहे होते हैं उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। वर्ब को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर, शुड, वुड, कैन, कुड होते हैं, एटसेट्रा और भी होते हैं। इनके बारे में डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। मेन वर्ब हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड जिनसे हमें पता चलता है कि काम क्या हो रहा है, जैसे स्लीपिंग, सोना, ईटिंग, खाना, ड्रिंकिंग, पीना, डांसिंग, नाचना, सिंगिंग, गाना, कोई भी काम जिससे हमें ये पता चले, ऐसे वर्ड जिनसे हमें पता चले कि काम क्या हो रहा है, ऐसे तमाम वर्ड्स क्या कहलाते हैं, मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। गौर करने वाली बात, इंग्लिश में हम वर्ब के यानी कि मेन वर्ब के 5 पैटर्न्स का यूज करते हैं या 5 फॉर्म का यूज करते हैं। वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके बनती है, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस करके ऐड करके बनती है। अब यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं और हम सबको मिलकर यहाँ पर ये देखना है, डिटेक्ट करना है इन सेंटेंसेस का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, कौन सा पार्ट वर्ब है और कौन सा पार्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है राज हैज टेकन द डिसीजन। देखिएगा बिल्कुल आसान है, डिसीजन किसने लिया है, राज ने। तो जो पहला वाला मोटा पार्ट हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, या कि हमारे लिए सब्जेक्ट। आगे हैज क्या हो जाएगा हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद टेकन क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। फिर द डिसीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। आसान सेंटेंस था। एक और देखते हैं, अगला सेंटेंस देखिएगा, राहुल विल कलेक्ट द मनी। राहुल पैसों को कलेक्ट करेगा। कौन कर रहा है कलेक्ट, राहुल। तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट। विल क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। कलेक्ट क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और द मनी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तीसरा सेंटेंस देखिए, माई बडी अमित इज प्लेइंग गोल्फ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई बडी सब्जेक्ट है या अमित सब्जेक्ट है, या माई बडी अमित पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके हो जाएगा हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या हो जाएगा हमारे लिए मेन वर्ब, और गोल्फ क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ये तो क्लियर हुआ कि हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। अभी हमें तलाश है सब्जेक्ट की। गौर से देखिए जरा, यहाँ पर लिखा है माई बडी अमित। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर जो माई बडी शब्द इस्तेमाल हो रहा वो अमित के लिए, समझिएगा। मेरा दोस्त अमित गोल्फ खेल रहा है, यानी कि जो माई बडी है वो किसके लिए बात कर रहा है, वो अमित की बात कर रहा है। अब चलिए एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं जो इसके ठीक नीचे है, अमित माई बडी इज प्लेइंग गोल्फ। ठीक ऊपर वाले जैसा इस यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लेइंग मेन वर्ब हो जाएगा, गोल्फ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब गौर ये करना है हमारे लिए कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मेशन सही है और इन दोनों में से इन दोनों में से सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है। इस वाले पार्ट को अगर देखें माई बडी अमित और दूसरा देखें अमित माई बडी, तो अगर हम इसका मतलब निकालने के लिए जाएंगे तो पहले वाले में निकलेगा मेरा दोस्त अमित और दूसरा निकलेगा अमित मेरा दोस्त। मतलब ये निकल कर आ रहा है कि दोनों ही कैटेगरी में अमित को मेरा दोस्त कहकर बुलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि माई बडी जो बात कही जा रही है, यानी मेरा दोस्त जो कहा जा रहा है वो किसको कहा जा रहा है, अमित को। याद रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ वर्ड्स आकर कोई बात बताने लगे, मतलब सब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल जानकारी देने लगे, तो उन पार्ट को सब्जेक्ट के एडिशनल इंफॉर्मेशन के तहत लिया जाता है और उस पार्ट को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। तो यहां पर समझिएगा माई बडी जो है वो अमित की एडिशनल इंफॉर्मेशन है। माई बडी यहाँ पर अमित की एडिशनल इंफॉर्मेशन है और इसी को हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। अब समझने वाली बात कि इन दोनों में से फिर लिखने का तरीका कौन सा है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट हमेशा पहले लिखा जाता है और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा बाद में रखी जाती है। यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी, इसी को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। फिर जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला सेंटेंस है जिसमें लिखा है माई बडी, जिसमें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कहां पर आ रही है, पहली, मतलब ये वाला पैटर्न कैसा हुआ, गलत। दूसरा वाले में अमित हो जाएगा सब्जेक्ट, माई बडी क्या हो जाएगा हमारी एट्रीब्यूट या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन।
देखिए इस तरीके के सेंटेंस चेक करने के लिए आते हैं, जब हमें करेक्ट पार्ट का पता लगाना होता है कि सेंटेंस में कौन सा पार्ट करेक्ट है और कौन सा पार्ट करेक्ट नहीं है, तो वहां पर हम इस चीज को समझ पाएंगे कि अगर हमारे सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। चलिए ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है द ग्रेट अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। द ग्रेट सब्जेक्ट है क्या, अलेक्जेंडर सब्जेक्ट है, कॉन्कर्ड तो वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। द वर्ल्ड हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम समझ सकते हैं यहाँ पर जब ग्रेट कहा जा रहा है वो अलेक्जेंडर के लिए ही कहा जा रहा है कि महान अलेक्जेंडर, लेकिन हम पढ़कर आए हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो यहाँ पर द ग्रेट कहाँ पर आना चाहिए था, अलेक्जेंडर की जगह पर अलेक्जेंडर आना चाहिए था आगे। अलेक्जेंडर तब जाके यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और द ग्रेट आ जाएगा आगे जो कि कहलाएगा उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट। तो सही सेंटेंस क्या होगा इसका, अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। हैव यू टाइम, आप अपना वक्त लीजिए और इसको नोट कीजिए। देखते हैं दोस्तों कुछ और सेंटेंसेस जिसमें हमारे लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है मिस्टर शर्मा द प्रोफेसर विल डू द रेस्ट ऑफ द रिसर्च। देखते हैं मिस्टर शर्मा जो कि प्रोफेसर है हमारे, वो आगे की रिसर्च का काम, बची हुई रिसर्च को वो पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे लिए सब्जेक्ट क्या होगा, मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट। द प्रोफेसर क्या कहलाएगा, अभी पढ़कर आया है, द प्रोफेसर कहलाएगा किसके बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है हमारे लिए, मिस्टर शर्मा के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में। तो हमारे लिए द प्रोफेसर क्या कहलाएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर एट्रीब्यूट। आगे देखते हैं। विल हेल्पिंग वर्ब, डू मेन वर्ब, द रेस्ट ऑफ द रिसर्च बची रिसर्च, यानी कि बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगले सेंटेंस में देखते हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज पजल्ड अस। इस अभ्यास के सवालों ने हमें परेशान कर दिया। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, द प्रॉब्लम्स, अभी खत्म हुआ, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट होगा, तो परेशान कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पजल्ड हो जाएगा हमारे लिए वर्ब, अस हो जाएगा हमारे लिए ऑब्जेक्ट। अब फिर वही दिक्कत कि सब्जेक्ट क्या होगा। गौर से देखिएगा, अभी अपन लोगों ने एक बात सीखी, अगर सब्जेक्ट के बारे में कोई टर्म आता है और वो सब्जेक्ट के बारे में ही हमें कोई जानकारी देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट किसी दूसरी चीज में से निकलकर बाहर आए, मतलब वो उस चीज का क्या हो, पार्ट हो। क्या हो, पार्ट। मतलब जब हमारा सब्जेक्ट किसी दूसरी चीज से निकल कर आए और वो उसका पार्ट हो, तब वो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, पार्टिटिव। क्या कहते हैं उसके लिए, पार्टिटिव। एग्जाम्पल से देखिएगा, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, हमारे लिए सब्जेक्ट होगा क्या, द प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स निकली कहां से, एक्सरसाइज से। तो ऑफ दिस एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, इसके लिए पार्टिटिव या फिर एडजंक्ट कहलाएगा। द प्रॉब्लम्स क्या हुए यहाँ पर, सब्जेक्ट, ऑफ दिस एक्सरसाइज कहलाएगा हमारे लिए पार्टिटिव या फिर एडजंक्ट। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसी बात के लिए। द हेड ऑफ आवर डिपार्टमेंट हैड लेफ्ट हिज पोस्ट। हेड हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट मेन वर्ब, हिज पोस्ट ऑब्जेक्ट। अब द हेड ऑफ आवर डिपार्टमेंट, हेड कहां से निकल रहा है, हमारे डिपार्टमेंट से। हेड किसका हिस्सा है, हमारे डिपार्टमेंट का। द हेड तो हो गया क्या हमारे लिए, सब्जेक्ट, ऑफ आवर डिपार्टमेंट हो जाएगा हमारे लिए क्या, पार्टिटिव या एडजंक्ट। अब आपको इन दोनों सेंटेंसेस में कंपैरिजन करना है और देखना है एक चीज, सब्जेक्ट और एट्रीब्यूट के बीच में किसी भी किस्म का कोई प्रिपोजिशन नहीं होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट के साथ पार्टिटिव होता है तो उसमें प्रिपोजिशन है। यहां पर ऑफ है जैसे, तो हमें दोनों चीजों से एक बात समझ में आई कि एट्रीब्यूट और पार्टिटिव या एडजेक्टिव में फर्क ये होता है कि एट्रीब्यूट सब्जेक्ट के साथ बिना किसी प्रिपोजिशन के साथ सीधा जुड़ता है और पार्टिटिव या एडजेक्ट सब्जेक्ट के साथ प्रिपोजिशन के साथ आकर जुड़ता है।
तो अगर हम प्रीपोजिशन को लेकर पार्टिसिपल जोड़कर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, फिर पार्टिसिपल या एडजंक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर जनरल स्ट्रक्चर हमारा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट या फिर पार्टिसिपल, एडजंक्ट, दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि एट्रीब्यूट अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं रखता है, जबकि पार्टिसिपल की पहचान ही यही है कि वो सब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन के साथ आएगा। इन सेंटेंसेस से ये बात पूरी तरीके से क्लियर भी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरफान इज अ फाइन एक्टर, इरफान एक अच्छा कलाकार है। चलिए देखते हैं, पर सब्जेक्ट क्या होगा, इरफान, इस क्या हो जाएगा, पर, अब ऑब्जेक्ट, अ फाइन एक्टर, क्या ये ऑब्जेक्ट है? लग तो रहा है क्या ना ऑब्जेक्ट की जगह वही भी है। अब एक चीज और सीखे, ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला, ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला, ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो दरअसल ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर से देखिएगा, इरफान इज अ फाइन एक्टर। अब फाइन एक्टर होना इरफान की ही तो खूबी है, मतलब अगर हम आप फाइन एक्टर बोल रहे हैं तब हम क्या बोलना चाहते हैं, दरअसल हम इरफान ही बोलना चाहते हैं। तो इरफान इज अ फाइन एक्टर में अब फाइन एक्टर किसके बारे में जानकारी दे रहा है, इरफान। तो जिस तरीके से बताया गया अभी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला और सब्जेक्ट की जानकारी देने वाला, सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, बोस वॉज अ फ्रीडम फाइटर। बोस क्या हुआ यहां पर, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब हो गई, अ फ्रीडम फाइटर। हालांकि हम इसे ऑब्जेक्ट कहते, लेकिन अब हम जान चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला और सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट देने वाला, जानकारी देने वाला, उसी के बारे में बात कहने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अ फ्रीडम फाइटर यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं, सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तब वो ऑब्जेक्ट नहीं, क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। हैव टाइम इसको नोट कीजिए आप। चलिए दोस्तों कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, he gave me 10,000 rupees। फिर से वही करना है हमारे लिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है। he क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, give क्या हो गया, वर्ब, me क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अभी तो 10,000 रुपीज और बाकी है, फिर ये क्या हुआ, इसका मतलब ये है मी और 10,000 रुपीज, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट है, कंफ्यूजन। एक और सेंटेंस देखिए, दे ऑफर्ड द गेस्ट मैनी डिशेस। दे क्या हुआ यहाँ पर, सब्जेक्ट, ऑफर्ड क्या हुआ यहाँ पर, वर्ब, द गेस्ट क्या हो जाएगा, और फिर मैनी डिशेस फिर बच गया। ये क्या बात, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक नहीं दो ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको किस तरीके से समझेंगे हम, जरा देखते हैं। देखिएगा, ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्भर करता है कि वर्ब क्या है, वर्ब किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधे तौर पर किस पर निर्भर करता है, वर्ब पर, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्भर करता है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किस पर निर्भर करता है, डिपेंड होता है वर्ब पर, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डिपेंड होता है सब्जेक्ट पर। जरा आप देखते हैं, तो इस सेंटेंस में he gave me 10,000 rupees, जरा देखिए वर्ब क्या है यहाँ पर, गिव, दिया, क्या दिया, 10,000 रुपए। तो जो 10,000 रुपीज है वो किस पर निर्भर कर रहा है, गिव पर। तो 10,000 रुपीज जो कि गिव पर निर्भर कर रहा है, यानी वर्ब पर निर्भर कर रहा है, वो किस तरीके का ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो 10,000 रुपीज कैसा ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और जो बचा हुआ होगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं दूसरे सेंटेंस में, दे ऑफर्ड द गेस्ट मैनी डिशेस। उन्होंने गेस्ट को काफी सारी डिशेस ऑफर की। क्या ऑफर किया गया? मैनी डिशेस। ये किस पर निर्भर कर रहा है? ऑफर पर। क्या ऑफर किया गया? मैनी डिशेस। तो ऑफर यानी वर्ब, इसके ऊपर कौन सी चीज निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही है? वो है मैनी डिशेस। तो मैनी डिशेस यहाँ पर कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो द गेस्ट हुआ वो कैसा ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ पर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक बात और, अभी तक हम जो सेंटेंस देखते आ रहे थे उसमें दो ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आ रहे थे, उसमें कोई एक ही ऑब्जेक्ट होता था और हमने तब तक उस बात पर गौर भी नहीं किया कि वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। तो यहां से हमें एक बात सोचनी है कि किसी भी सेंटेंस के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब कि बिना उसके काम नहीं चलेगा। वो क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं। इस सेंटेंस में अपन लोग एक एक करके एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा छुपा लेंगे और एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और फिर इसका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। समझिएगा, एक बार हमने इसमें से मी को हटा लिया, अब सेंटेंस बचा ही गेव 10,000 रुपीज। उसने 10,000 रुपए दिए। सेंटेंस का सेंस कंप्लीटली निकल रहा है। मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तब भी सेंटेंस का सेंस निकलता है। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस का काम चल सकता है। अब जरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटाकर देखते हैं। ही गेव मी, उसने मुझे दिया। क्या दिया? सेंस नहीं निकल रहा है। तो इससे एक चीज यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई चीज कंपलसरी होती है तो होती है ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। दूसरे सेंटेंस में भी देखते हैं, हमें इसी तरीके से करके देख सकते हैं। हम यहाँ से दे ऑफर्ड द गेस्ट मैनी डिशेस में से गेस्ट को हटा देते हैं। दे ऑफर्ड मैनी डिशेस, सेंस पूरी तरीके से निकला। अब हम इसमें से मैनी डिशेस हटा देते हैं। दे ऑफर्ड द गेस्ट, उन्होंने गेस्ट को ऑफर किया, लेकिन क्या ऑफर किया? सेंस नहीं निकल रहा है, सेंटेंस अधूरा जा रहा है। तो बात यहां से हमें समझ में आती है कि किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी होता है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पर निर्भर करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। और किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी नहीं है। एक आखिरी सेंटेंस और देखते हैं। अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर, अशोका एक महान सम्राट था। अशोका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सब्जेक्ट। वॉज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। अब अ ग्रेट एम्परर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं। अभी आपको जैसे बताया गया था पिछले नियम में या पिछले पार्ट में कि अ ग्रेट एम्परर किसके बारे में कहा जा रहा है? अशोका। और आपको ये बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों इस क्लास में इतना ही। उसके बाद अगली क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे और उसको आगे चलकर डिटेल में स्टडी करेंगे।